बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं एक और फ़िज़िक्स की क्लास लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन का टॉपिक। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन को देखा। इसके अलावा चंद कंडीशंस को हमने डिस्कस किया कि कौन कौन सी कंडीशन होंगी तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट होगी। इसके अलावा हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के फीचर्स भी पढ़े थे। आज हम एक मिसाल की मदद से ये शो करेंगे कि एक स्प्रिंग के साथ जब हम एक मैस को अटैच करते हैं और उस पर जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको छोड़ते हैं तो उसमें जो मोशन पैदा होती है अपनी मीन पोजीशन के गिर्द, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो आइए हम इस चीज़ का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, ताकि हमारे जहन में ये चीज़ एक दफ़ा फिर ताज़ा हो जाए। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट अबाउट मीन पोजीशन, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन के गिर्द ऑसिलेट करता है, वाइब्रेट करता है, इट्स एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी जो एक्सेलरेशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसकी डिस्प्लेसमेंट के फ्रॉम मीन पोजीशन एंड इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। और उसकी जो डायरेक्शन होती है एक्सेलरेशन की वो किस तरफ होती है? मीन पोजीशन की तरफ होती है। तो ऐसी मोशन को हम कौन सी मोशन कहते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर आप इस डेफिनेशन में गौर करें तो हमें दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह नज़र आती हैं। जो पहली चीज़ है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। जो पहली चीज़ हमें यहाँ पर नज़र आती है वो ये है कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी डिस्प्लेसमेंट की तरफ। ठीक है जी, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। और जो दूसरी चीज़ है कि जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी? मीन पोजीशन की तरफ होगी। अगर किसी भी मोशन में ये दो चीज़ें, ये दो क्वालिटीज़ होती हैं तो हम उसको कहते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब हमने इन दोनों चीज़ों को बारी बारी प्रूव करना है। और यहाँ पर अगर मैं एक और चीज़ लगा दूँ कि x जो डिस्प्लेसमेंट है इसके साथ में अगर माइनस का साइन लगा दूँ तो ये क्या है? इस चीज़ को भी हम प्रूव करेंगे कि x के साथ हमने माइनस का साइन क्यों लगाया, इस चीज़ को भी हमने प्रूव करना है। तो मैं आपको एक मिसाल की मदद से समझाता हूँ। देखिए हमारे पास ये एक मैस है जो कि अटैच है एक स्प्रिंग के साथ, और ये स्प्रिंग हमने बांधा हुआ है, अटैच किया हुआ है एक रिजिड सरफेस के साथ। अब यहाँ पर जो स्प्रिंग है, यहाँ पर फ़र्ज़ कर लेते हैं इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। जब इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो ये इसकी हम कह रहे हैं मीन पोजीशन है। ठीक है जी, हम इसको O से ज़ाहिर कर देते हैं। अब हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, हम इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। जब हम इसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के खींचेंगे, ठीक है, जब हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा के खींचेंगे तो हम इसको यहाँ पर ले आते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया यहाँ से। अब इसकी जो एक्सट्रीम पोजीशन एक आ गई वो एक A आ गई। ठीक है, क्या आ गई? A आ गई। अब यहाँ पर हमें हुक्स लॉ देखना पड़ेगा। हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ ये कहता है कि किसी भी जब आप स्प्रिंग पे फोर्स अप्लाई करते हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसकी डिस्प्लेसमेंट पे। यानी कि हुक्स लॉ में क्या कहता है? हुक्स लॉ कहता है कि जो भी आप फोर्स लगा रहे हो तो वो फोर्स क्या होगी? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। किसके होगी जी? डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है? x है। तो हम ये लिख सकते हैं कि फोर्स जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी? डिस्प्लेसमेंट के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? डिस्प्लेसमेंट के। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं जी कि फोर्स जो होगी जब हमने इस पर लगाई तो वो डायरेक्टली किस तरह होगी? प्रोपोर्शनल x।
कि जितनी आप फोर्स लगाओगे वो उतना ज़्यादा उसकी लेंथ में इजाफा, यानी उतना ज़्यादा वो स्प्रिंग बड़ा होगा, खींचा। तो यहाँ पर देखा हमने स्प्रिंग को यहाँ पे जब खींचा तो यहाँ इसकी एक्सट्रीम पोजीशन, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है और ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है जी। अगर हम इसको मज़ीद सॉल्व करें तो हमें पता है कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो इक्वल और हमें कांस्टेंट का साइन लगाना पड़ता है। यहाँ पर हमारे पास के क्या है, के एक कांस्टेंट है, के क्या है, एक कांस्टेंट है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू स्प्रिंग के लिहाज से मुख्तलिफ होती है, क्योंकि दुनिया में हमें पता है बहुत सारे स्प्रिंग हैं, छोटे बड़े स्प्रिंग हैं, तो बहुत सारी टाइप्स हैं स्प्रिंग, इसलिए जो के की वैल्यू होगी कांस्टेंट की वो भी स्प्रिंग के लिहाज से बदलती रहेगी। अब हमने देखा कि जब हम स्प्रिंग पे फोर्स लगाई तो स्प्रिंग यहाँ पर आ गया अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे और इसने यहाँ तक का फासला तय किया, जिसको हमने डिस्प्लेसमेंट से कह सकते हैं, इसको हम एक्स कहेंगे। अब जब आप यहाँ से स्प्रिंग को छोड़ेंगे तो क्या होगा, स्प्रिंग किस तरफ जाएगा, अपनी मीन पोजीशन की तरफ जाएगा। कभी आपने सोचा ये स्प्रिंग वापस क्यों चला जाएगा, क्योंकि उसके अंदर इनर्शिया है, इनर्शिया की वजह से ये यहाँ पर नहीं रुके और मीन पोजीशन पे भी नहीं रुकेगा, बल्कि इधर आ जाएगा। जब इधर आएगा तो क्या आप कहते हैं कि यहाँ से ये इधर जाएगा या नहीं जाएगा, वापस मीन पोजीशन की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा? जी बिल्कुल जाएगा। किस वजह से जाएगा? क्योंकि स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स होती है। क्या होती है? रिस्टोरिंग फोर्स होती है। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है जी? अगर हम देखें रिस्टोरिंग फोर्स को, रिस्टोरिंग फोर्स बेसिकली क्या करती है, ऑब्जेक्ट को पुश करती है या पुल करती है, किस जानिब? इसकी मीन पोजीशन की जानिब, मीन पोजीशन की जानिब। ठीक है जी। कि क्या होगा जब अब ये यहाँ पर जब आएगा स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स उसको यहाँ पर नहीं रोकेगी बल्कि दोबारा इसको मीन पोजीशन की तरफ लेके आएगी। यहाँ पर जब ये मीन पोजीशन के आएगा, यहाँ पर नहीं रुके, फिर आगे चला जाएगा, यहाँ पर आएगा, फिर रिस्टोरिंग फोर्स को दोबारा मीन पोजीशन की तरफ, और फिर ये यहाँ जाएगा और इस तरह ये यहाँ पर ऐसे मूव करता रहेगा, इस तरह इस तरीके से मूव करता रहेगा। यानी एक्सट्रीम पोजीशन ए से फिर मीन पोजीशन, फिर बी पे, फिर बी से मीन पोजीशन, और इस तरह ये मूव करता रहेगा। और अगर हम इस हुक्स के लॉ को रिस्टोरिंग फोर्स, ये आपने याद रखना है कि इस फोर्स को आप फिलहाल भूल जाएं, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, हम एक्सटर्नल फोर्स को यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, हम रिस्टोरिंग फोर्स को डिस्कस करेंगे कि जो स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स होती है ना, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इस F को हम रिस्टोरिंग फोर्स FR से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है जी, और इसको हम रिप्लेस कर देते हैं KX से, यानी F = KX की जगह हम FR रिस्टोरिंग फोर्स, और माइनस का साइन हम लगा देते हैं। हम माइनस को भी प्रूफ करेंगे कि माइनस क्यों हमने लगाया। अब हम आगे आते हैं कि हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, वो उसके मुताबिक क्या है कि F जो आपकी फोर्स होती है, ये प्रोडक्ट किसकी होती है? मास की और एक्सेलरेशन की। यहाँ पर भी हम फोर्स को जो मानेंगे वो फोर्स होगी रिस्टोरिंग फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स को आप इग्नोर कर दें, रिस्टोरिंग फोर्स का अब रोल ख़त्म हो गया। हमने जो फोर्स F से मुराद लेनी है वो रिस्टोरिंग फोर्स लेनी है। अगर आप इन दोनों F में देखें, अगर हम इसको भी मैं फॉर एग्जांपल FR ही कह देता हूँ, फॉर एग्जांपल आप इसमें ये देखें कि इसकी दोनों साइडें इन इक्वेशंस की बराबर है, तो हम इनको लिख सकते हैं MA इस इक्वेशन, क्योंकि ये साइड और ये तो बराबर होगी, फोर्सेस हैं दोनों, आप F ले लें या FR कर लें, एक ही बात है। और यहाँ पर जो हमारे पास है ये है -KX,
ठीक है जी। अब हम इसको मज़ीद अगर सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ कर लेते हैं एक्सेलरेशन इधर रहेगी माइनस के एक्स और डिवाइड इसको हो जाएगा एम, इधर जाके इधर मल्टीप्लायर उधर जाके डिवाइड होगा। अब आप इसमें गौर करें अगर तो हमारे पास के भी कांस्टेंट है, हमने देखा था के जो है ये कांस्टेंट है स्प्रिंग, और दूसरा जो हमारे पास मैस है ये भी कांस्टेंट है क्योंकि हम मैस की वैल्यू को यहाँ पर चेंज नहीं, मास एक जैसा है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास कांस्टेंट है के और एम, ठीक है जी। अगर हम इनको कांस्टेंट को हटाते हैं, जैसे आपने देखा था कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता था, दो चीज़ें करनी पड़ती थी, एक इक्वल का साइन और दूसरे हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता था। अगर हम इसको भी इस तरह ले लें कि ए और इक्वल और ये कांस्टेंट हटा दें तो प्रोपोर्शनैलिटी के साइन और ये तीनों को जब हम इसको और जब हमने इसको ख़त्म कर दिया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई और पीछे हमारे पास क्या बचा, माइनस एक्स। तो क्या हो गया, एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो एक चीज़ को हमने प्रूव कर दिया, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। अब हमने जो दूसरी चीज़ प्रूव करनी है वो ये प्रूव करनी है कि ये माइनस का साइन क्यों आया। देखिए, जब भी आप किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं तो उसी सिमत में एक्सेलरेशन पैदा होती है, ये तो आपको पता ही है ना कि जिस सिमत में आप फोर्स लगाते हैं एक्सेलरेशन उसी सिमत में। अगर मैं फोर्स इस सिमत में लगा रहा हूँ तो एक्सेलरेशन भी इसी सिमत में होगी, और अगर मैं फोर्स इस साइड पे लगा रहा हूँ तो एक्सेलरेशन भी इसी सिमत में पैदा होगा, यही होगा ना। तो यहाँ पर आप देखें कि ये स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट इस साइड पे है और यहाँ पर जब इसको रिस्टोरिंग फोर्स है, जो स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स है वो उसको किस तरफ लेके जाएगी, मीन पोजीशन की तरफ स्प्रिंग को वापस लेके जाएगी, यानी इसको किधर लेके जाएगी, मीन पोजीशन की तरफ। तो फोर्स इसको किधर लेके जा रही है, मीन पोजीशन, और जिस सिमत में फोर्स होगी उसी सिमत में एक्सेलरेशन होगी। यहाँ पर हम आए, फिर ये स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स है, फिर इसको फोर्स किधर लेके जाएगी, इस तरफ, और एक्सेलरेशन किस तरफ पैदा होगी, इस तरफ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमने देखें कि यहाँ से जब ओ पोजीशन पे आया तो ये इसने डिस्प्लेसमेंट इधर कवर की। अगर आप देखें तो डिस्प्लेसमेंट की सिमत इस तरफ है, एक्सेलरेशन की सिमत इस तरफ है, यानी कि दोनों की जो सिमत है वो ऑपोजिट है। डिस्प्लेसमेंट अगर इधर है तो एक्सेलरेशन इधर है, ठीक है। तो दोनों की सिमत ऑपोजिट है, तो आप देखें एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट में, इसलिए हमने इसका माइनस का साइन लगाया, ठीक है जी, इसलिए हमने इसके साथ माइनस का साइन लगाया। तो आप समझ गए होंगे कि एक्स के साथ हमने माइनस का साइन डायरेक्शन की वजह से लगाया कि एक्सेलरेशन और जो डिस्प्लेसमेंट है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और दूसरी बात भी हमने प्रूव कर दी कि एक्सेलरेशन हमेशा किस तरफ जाएगी, मीन पोजीशन की जानिब। एक्सेलरेशन हमेशा किस जानिब जाएगी, मीन पोजीशन की जानिब जाएगी। तो इससे हमने ये प्रूव किया कि जो एक मैस को स्प्रिंग के साथ अटैच करते हैं उसकी जो मोशन होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे जी। अल्लाह हाफ़िज़।